चारों ओर हड्डियां, खून के धब्बे और तंत्र मंत्र के लिए जो भी सामान चाहिए वो सारा सामान वहां पड़ा हुआ था। उस आदमी के अंदर मूंगी मशान थी। बड़े दिनों के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है आपकी अपनी चैनल ब्लडी इवेंट्स में। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के जाने माने भूतिया एक्सपर्ट मिस्टर अर्जुन पुरोहित जी से। अर्जुन जी न केवल भूत बाधा ठीक करते हैं बल्कि उस बाधा के होने का मूल कारण भी अपने पास आई हुई लोगों को बताते हैं कि किन कारणों से आपको ये बाधा हुई। अब ज्यादा बड़बड़ न करते हुए चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। अर्जुन जी, भूत बाधा क्या होती है और ये इंसान को क्यों लगती है? इंसान के जीवन की कोई भी ऐसी परेशानी जो ना तो वो समझ सकता है, ना डॉक्टर और ना ही आस पड़ोस के लोग समझ सकते हैं, तो वो भूत बाधा हो सकती है। भूत बाधा का मतलब इनमें भूतिया घर, चीजें या फिर किसी बाहर के इंसान के जरिए किए जाने वाला जादू भी हो सकता है। एक आम आदमी कैसे पता लगा सकता है कि उसके घर में भूत बाधा है? देखो सागर जी, जब भूत बाधा होती है तब किसी भी आम इंसान के लिए शुरुआती दिनों में ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भूत बाधा के शुरुआती परिणाम बहुत ही कम होते हैं। कम मतलब किस तरह के परिणाम शुरुआती दिनों में देखने को मिलते हैं? भूत बाधा के परिणाम उस पर निर्भर करते हैं कि भूत बाधा किस पर की गई है। अगर घर पर की गई होगी तो आपको उस घर में जाते ही एक घुटन सी महसूस होगी। थोड़ी देर और रुकने पर धीरे धीरे आपका सर भारी होने लगेगा। ये शुरुआती साइन है घर की भूत बाधा के। अगर भूत बाधा किसी इंसान पर की गई हो तो कैसे परिणाम होंगे अर्जुन जी? इसका जवाब मैं आपको मेरे एक केस की स्टोरी सुनाकर दूंगा, जिसमें आपको भूत बाधा से जुड़े लगभग सारे जवाब मिल जाएंगे। ये ठीक बोला आपने अर्जुन जी। हमारे दर्शकों को भी हॉरर स्टोरी सुनने में काफी अच्छा लगता है। आप सुनाइए अर्जुन जी, आपकी कहानी सुनने में मजा भी आएगा और हमें भूतों से रिलेटेड कुछ और जानने को भी मिल जाएगा। आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अर्जुन जी जो कहानी सुनाने वाले हैं वो कहानी वाकई में बहुत ही दिल दहला देने वाली है। आपको वाकई में पसंद आएगी। अर्जुन जी, तो हमें बताइए वो भूतिया घटना जो आपने खुद महसूस की। एक दिन की बात है, सुबह का टाइम था, तकरीबन 8 बजे होंगे, तभी एक फोन आता है। मैंने फोन उठाया। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले सामने वाला इंसान बोलता है कि आप कृपा करके जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आइए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपकी जो भी फीस है मैं उसकी डबल फीस आपको दूंगा, पर प्लीज सर आप जल्दी आइए। इतना बोलकर वो रोने लगा। उस आदमी की ये सब बातें सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। भाई, बंदा रो रहा है तो प्रॉब्लम जरूर बड़ी होगी। आपको कैसे पता कि प्रॉब्लम बड़ी है? क्योंकि भाई, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, एक मर्द कभी किसी के सामने नहीं रोता। ये बंदा बिना जान पहचान आपसे फोन पे बात करके रोने लगा, मतलब कुछ बात तो होगी ना सर? हाँ भाई, बात तो है कुछ, ये आपको आगे पता चलेगा। हाँ सर, आगे सुनाइए। वो इंसान रो रहा था। मैंने उसे किसी तरह शांत किया। फिर मैं बोला, अब बताओ आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो? जैसे जैसे वो इंसान अपने बारे में बताने लगा, मेरे दिमाग में एक आकृति बनने लगी। आकृति से आपका क्या मतलब है अर्जुन जी? किस चीज की आकृति आपके दिमाग में बनने लगी? आकृति मतलब प्रॉब्लम जो उस इंसान के जीवन में थी, उसकी आकृति मेरे दिमाग में बनने लगी। मतलब कि उस बंदे के घर में जो बुरी शक्ति थी वो आपको आपके दिमाग में दिख रही थी? हाँ सागर जी, मुझे हमेशा ही प्रॉब्लम की जड़ अपने दिमाग में एक आकृति के रूप में दिखती है। तो आपको किस चीज की तस्वीर दिखी अर्जुन जी? भूत, चुड़ैल या फिर कुछ और? भूत या फिर चुड़ैल की तस्वीर अगर मुझे अपने दिमाग में दिखती तो ये प्रॉब्लम मुझे उतनी बड़ी शायद ना लगती, क्योंकि ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक आम बात होती। चुड़ैल और भूत आम बात है, ये आप कैसे कह सकते अर्जुन जी? देखो भाई, हर रोज मेरा पाला इन दो में से एक के साथ पड़ता ही पड़ता है, और मैं जानता हूं इन दोनों से कैसे डील की जाती है, इसलिए ये दोनों मेरे लिए एक आम बात है। मतलब एक ही काम रोज करने पर वो आसान लगने लगता है, यही आप कहना चाहते हो ना सर? हाँ, मेरा यही मतलब है। ओके सर, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके दिमाग में भूत
या फिर चुड़ैल की तस्वीर नहीं आई तो फिर क्या दिखाई दिया आपको? मुझे अपने दिमाग में एक स्पेल दिखाई दिया। ये स्पेल क्या होता है सर, जरा एक्सप्लेन करेंगे? स्पेल यानी एक यंत्र जिसे दीवार, छत या जमीन पर बनाया यानी ड्रॉ किया जाता है, और वो भी खास मंत्रों और तंत्र सामग्री के योग्य मिश्रण से बनाया जाता है। अगर बुरे काम को करने के लिए इसे बनाया जाए तो ये जहां बना है वहां की सारी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में बदलने लगता है। ये काम होता है ना एक स्पेल का। तो सर ये स्पेल कितने तरह के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं भाई, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये स्पेल किस हद तक नुकसान कर सकते हैं? अगर टाइम पे इन्हें ठीक ना किया जाए तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है जिस पर यह स्पेल किया गया हो। स्पेल अच्छे भी होते हैं या फिर सिर्फ बुरे स्पेल ही होते हैं? देखिए सागर जी, जैसे हर एक चीज की दो साइड होती है, वैसे ही इन स्पेल की भी दो साइड होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी स्पेल का कोई उदाहरण कहे तो वो क्या हो सकता है? जैसे लक्ष्मी जी का यंत्र, कुबेर जी का यंत्र और भी कई देवी देवताओं के यंत्र, ये सब स्पेल ही तो हैं, पर इनमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो घर में बाकी सारी अनबैलेंस एनर्जी को बैलेंस रखती है। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मुझे अपने दिमाग में एक स्पेल दिखाई दी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उस इंसान को कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आज रात तक आपके घर आ जाऊंगा। वो बोला ठीक है सर। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। अब मैंने उस स्पेल की तस्वीर एक कागज पर बनाई और उसे समझने की कोशिश करने लगा। 4 घंटे बाद मुझे इस स्पेल के बारे में पता लगा कि आखिर ये है क्या। फिर मैंने अपना सब काम का सामान लिया और निकल गया उस इंसान की मदद करने। 2 घंटे के लगातार सफर के बाद मैं उस इंसान के घर पहुंचा। उस इंसान के घर का गेट बहुत बड़ा था जिसमें से आर पार देखा नहीं जा सकता था। बड़ी बड़ी दीवारें पूरे घर को घेर कर खड़ी थीं। मैं अपनी कार में से नीचे उतरा और गेट के पास जाकर बेल बजाई। थोड़ी देर में एक आदमी ने गेट खोला। उस आदमी का चेहरा देखकर मैं पक्का कह सकता था कि वो आदमी कई रातों से सोया नहीं होगा। उसकी आंखें छोटी सी हो गई थीं, आंखों के नीचे काले धब्बे बन चुके थे। वो बोला आप कौन? मैंने अपना परिचय दिया। वो बहुत खुश हो गया और मुझे घर के अंदर ले गया। उसका घर 3 मंजिला था। जब मैं उस आदमी के घर में दाखिल हुआ तो मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उस आदमी ने अपने परिवार को बुलाया और एक एक करके सबका परिचय मुझे देने लगता है। मैंने उस आदमी से सीधा पूछा कि क्या आपके घर में कोई ऐसा कमरा या दीवार है जिस पर कोई तस्वीर बनी हुई हो? उस आदमी ने मुझे ना में जवाब दिया। मैंने एक और सवाल उस आदमी से पूछा कि क्या कोई ऐसा कमरा है जिसे आप ज्यादा इस्तेमाल ना करते हो? उस आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर बोला कि हाँ, एक कमरा है जो 3री मंजिल पर है। उस कमरे में हम अपना टूटा फूटा सामान रखते हैं, जैसे सोफा, टेबल, फैन और भी बहुत चीजें जो खराब हो चुकी हों। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं वो कमरा देखना चाहूंगा। वो आदमी बोला जरूर, आप वो कमरा देख सकते हो। फिर उसने अपनी काम वाली बाई को आवाज लगाई। तभी एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने बोला हाँ मालिक बोलिए। मैंने उस आदमी से कहा आप इतनी बूढ़ी औरत से काम करवाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। वो आदमी बोला अरे नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये शांताबाई मेरे पिताजी के टाइम से हमारे साथ हैं। इनके ना कोई बेटे हैं और ना ही कोई रिश्तेदार। इस वजह से हमने इन्हें अपने साथ ही रखने का फैसला किया है। इनसे जितना काम हो सके उतना ही काम ये अपनी मर्जी से करती हैं, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने कहा तो ठीक है। उस आदमी ने शांताबाई से कहा कि मुझे स्टोर रूम की चाबी दो, हमें स्टोर रूम में जाना है। ये सुनते ही उस बूढ़ी औरत ने मेरी ओर ऐसे देखा कि मैं आपको बता नहीं सकता सागर जी। जिंदगी में पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ। जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बताने को। आपकी बात सुनकर बिलीव ही नहीं हो रहा कि कोई भूत भगाने वाला भी डर सकता है। देखो सागर जी, इंसान जब किसी ऐसी चीज को पहली बार देखता है
जिसकी उसने कभी कल्पना ही ना की हो तो डर लगना एक आम बात हो जाती है। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरा काम जिस तरह का है मुझे डरना नहीं चाहिए था, पर यह घटना में सोचकर नहीं आया था। मैंने सोचा था इस घर में जाकर जो भी स्पेल की गई है उसका निवारण करके अपने घर वापस चला जाऊंगा, पर अचानक ये बूढ़ी औरत मेरे सामने आ जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। डर तो लगेगा ही ना भाई, अगर कोई इस तरह की बूढ़ी औरत ऐसी भयानक नजर से आपके सामने देखे तो। आप तो फिर भी हिम्मत वाले हो, मैं होता तो तुरंत वहां से भाग जाता। फिर आगे क्या हुआ सर? उस आदमी ने फिर से कहा, शांताबाई चाबी दो। शांताबाई बोली, पर क्यों? कुछ चाहिए तो बोलिए, मैं लेकर आती हूँ। उस आदमी ने कहा, हमें कुछ चाहिए नहीं, बस हमें उस रूम को देखना है। शांताबाई बोली, यूं अनजान लोगों को अपना घर नहीं दिखाना चाहिए, क्या पता वो क्या कर दे। वो आदमी बोला, ये क्या बकवास कर रही हो, लाओ चाबी, हमें रूम देखना है। उस आदमी ने जैसे तैसे उस शांताबाई से स्टोर रूम की चाबी ली और मेरी तरफ मुड़कर बोला, चलिए सर। हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शांताबाई वहां पर नहीं थी। ये देखकर मैं हैरत में पड़ गया कि इतनी बूढ़ी औरत इतनी जल्दी कहां चली गई, क्योंकि हमें सीढ़ी की तरफ मुड़े शायद 3 सेकंड ही हुए थे, तो 3 सेकंड में शांताबाई कहां गायब हो गई। ये सोचते सोचते मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। तीसरी मंजिल पर जब हम पहुंचे तब उस मंजिल का बहुत बुरा हाल था। मुझे लगा जैसे मैं किसी सालों से बंद पड़ी हुई इमारत में आ गया। मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या आप यहाँ कभी सफाई नहीं करवाते? उस आदमी ने मुझे कहा कि यहाँ की सफाई तो शांताबाई रोज करती हैं, फिर कैसे ये मंजिल इतनी बुरी हालत में हो सकती है? मैंने उस आदमी से कहा कि क्या आपने कभी चेक किया कि ये मंजिल क्या वाकई में रोज साफ होती भी है या नहीं? उस आदमी ने कहा, नहीं, हम में से कोई ये चेक करने कभी इस मंजिल पर नहीं आया। मैंने कहा, आप आखिरी बार इस मंजिल पर कब आए थे? उस आदमी ने कहा, इस मंजिल पर शायद मैं 20 साल पहले आया था। उस आदमी का ये जवाब सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उस आदमी से पूछा कि आप अपने ही घर के एक कोने में 20 साल से नहीं गए, ये कैसे हो सकता है? वो आदमी बोला, अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल बात यह है कि शांताबाई ने हमारे परिवार से कहा था कि यह मंजिल आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर हमारे परिवार में से कोई भी इस मंजिल पर चढ़ेगा तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। शांताबाई हमारे परिवार में सबसे बड़ी थी। हमें लगा अगर शांताबाई ऐसा कह रही है तो ये सच ही होगा। उस आदमी की बातें अब मुझे और हैरान करने लगी थी। मैं अब कुछ भी बोले बिना स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगा। वो आदमी मुझे उस फ्लोर के सबसे आखिरी कमरे की ओर लेकर गया और बोला, ये स्टोर रूम है सर। मैंने स्टोर रूम का दरवाजा देखा तो वो साफ सुथरा था बाकी सब कमरों की तुलना में। मैंने उस आदमी से चाबी ली और ताला खोला। दरवाजे को थोड़ा धक्का दिया तो वो खुल गया। मैं कमरे के अंदर गया, वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया। कमरे में बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट शुरू की। फिर जो कमरे में मैंने देखा, बाप रे बाप, चारों ओर हड्डियां, खून के धब्बे और तंत्र मंत्र के लिए जो भी सामान चाहिए वो सारा सामान वहां पड़ा हुआ था। कमरे में और आगे देखने पर मुझे दिखाई दी वो स्पेल जो मुझे अपने दिमाग में दिखाई दी थी। मैं उस आदमी की ओर मुड़ा और बोला, आपकी सारी समस्या की जड़ ये स्पेल है। वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ नीचे फर्श पर देख रहा था। मैंने फिर से कहा, सुनो, क्या देख रहे हो? वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मेरे सामने देखने लगा। मैं समझ चुका था कि इस आदमी के अंदर कोई प्रवेश कर चुका है। मैं थोड़ा पीछे हटा और बोला, कौन हो तुम? इस इंसान को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनकर उस आदमी ने अपनी जुबान बाहर निकाली और अपने ही दांतों से दबाने लगा। थोड़ी देर में उसके मुंह में से खून निकलने लगा। अब मुझे पता चल गया था कि इस आदमी के अंदर कौन है। आपको कैसे पता चला कि उस आदमी के अंदर कौन है? वो आदमी तो कुछ बोला भी नहीं। ये चीज भी क्या आपको आपके दिमाग में दिखाई दी? नहीं सागर जी, वो चीज मुझे अपने दिमाग में नहीं दिखी। उस इंसान का जीभ बाहर निकालना, फिर उसे काटना, ये सब साइन है जो हमें बताते हैं कि वो कौन है, जिसे समझने के लिए आपके पास इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ओके सर,
आपने कहा कि आपको पता चल गया था कि उस आदमी के अंदर कौन था। तो कौन था सर उस आदमी के अंदर? उस आदमी के अंदर मूंगी मशान थी। ये मूंगी मशान क्या होती है सर? इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। मूंगी मशान एक बिना जुबान वाली आत्मा होती है, इसलिए ये कुछ बोल नहीं सकती। ये स्मशान साधना के जरिए प्राप्त होती है, और जो भी इसे साधना के जरिए पाता है, ये उसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती हैं। मतलब उसके घर की किसी ने शमशान में जाकर इस मूंगी मशान को प्राप्त किया था। ये कहानी तो उलझती ही जा रही है। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको जल्द ही पार्ट 2 देखने को मिलेगा।